वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हमारा क्या है? आरसीसी स्ट्रक्चर का है। अब आरसीसी स्ट्रक्चर में पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लाभ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है जो पूर्व प्रतिबलित है, जो प्रीस्ट्रेसिड कंक्रीट है, उसके लाभ क्या है? निर्माण के विभिन्न प्रकार जैसे प्रतिबलित कंक्रीट तथा इस्पात की तुलना में पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के महत्वपूर्ण तकनीकी लाभ। क्या क्या लाभ है इसके? नंबर फर्स्ट, तनाव प्रतिबल से मुक्त पूर्व प्रतिबलित खंड का अधिक दक्षतापूर्वक उपयोग होगा। टेंसाइल स्ट्रेस से मुक्त पूर्व प्रतिबलित खंड का अधिक दक्षतापूर्वक यूज होता है। पूर्व प्रतिबलन की उत्केंद्रता बढ़ाकर स्थायी अचल भार का कुछ सीमा तक प्रतिरोध किया जा सकता है और इस प्रकार सामग्री का मितव्ययी उपयोग किया जाता है। पूर्व प्रतिबलन के कारण उत्पन्न कंप्रेसिव स्ट्रेस मुख्य टेंसाइल स्ट्रेस को कम करता है, जिसके कारण कर्तन बल के विरुद्ध प्रतिरोधकता बढ़ती है। कर्तन बल के विरुद्ध प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिबलित कंक्रीट की तुलना में समान गहराई के पूर्व प्रतिबलित खंड की स्टिफनेस अधिक होती है। प्रतिबलित कंक्रीट की तुलना में समान गहराई के पूर्व प्रतिबलित खंड की स्टिफनेस अधिक होती है। हाई समर्थ। नंबर फाइव हाई समर्थ कंक्रीट तथा इस्पात के प्रयोग के कारण खंड की माप कम होती है और संरचना का स्वयं का भार कम होता है। पूर्व प्रतिबल के कारण दरारों में कमी आती है और स्ट्रक्चर का टिकाऊपन बढ़ता है। आघात बलों के विरुद्ध अधिक प्रतिरोधकता होती है। पूर्व प्रतिबलित खंड मितव्ययी होते हैं, सस्ते होते हैं। और विशेषकर अधिक लंबाई के स्पानों के लिए पूर्व प्रतिबलित खंडों का ओवरलोडिंग की स्थिति में व्यवहार अधिक कुशल होता है और ओवरलोडिंग के कारण उत्पन्न दरारें अतिरिक्त लोड के हटते ही पूर्व प्रतिबलन के कारण बंद हो जाती हैं। उन संरचनात्मक अवयवों जिनमें गतिशील बल कार्य करता है, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का प्रयोग अधिक उपयोगी होता है। तनाव क्षेत्र में स्थित कंक्रीट के प्रयोग के कारण कंक्रीट में 15 से 30% को अतिरिक्त बचत होती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के निर्माण में प्रयुक्त कंक्रीट के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होती है कि कम समय में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्राप्त करने की क्षमता हो। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होगी? जो कम समय में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्राप्त करने की क्षमता हो। साधारण कंक्रीट की तुलना में अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ हो। जो सिंपल कंक्रीट होती है उसकी तुलना में क्या हो? अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ हो। मिनिमम श्रिंकेज तथा क्रीप कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मिनिमम सिकुड़न और तथा क्रीप कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हाई यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो इसका जो कंक्रीट का जो है हाई यंग प्रत्यास्थ गुणांक होना चाहिए। कंक्रीट की सामर्थ्य, कंक्रीट की स्ट्रेंथ। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट की सामर्थ्य निम्नलिखित मानक पूर्ण कार्य करने चाहिए। IS 1343-1980 के अनुसार पूर्व तनन विधि द्वारा निर्मित पूर्व
प्रतिबलित कंक्रीट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य 40 न्यूटन पर mm² तथा पश्चनन विधि द्वारा निर्मित पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य 23 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। परीक्षण परिणामों की अनुपलब्धता की स्थिति में मानक बेलन तथा घन सामर्थ्य का अनुपात 0.8 होना चाहिए। टिकाऊपन के लिए सीमेंट की न्यूनतम मात्रा 300 से 360 kg पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। पर्याप्त संचालनीयता तथा संघनन की सुविधा के साथ साथ जल सीमेंट अनुपात कम से कम होना चाहिए। अत्यधिक सिकुड़न से बचने के लिए सीमेंट की मात्रा 530 kg पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक सिकुड़न से बचने के लिए सीमेंट की मात्रा 530 kg पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट में अनुमीय पीड़ित बल। कंक्रीट में अनुमीय संपीड़न तथा तनन पीड़ित बल कंक्रीट की घन सामर्थ्य के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। कंक्रीट में अनुमीय पीड़ित बल IS 1343 के अनुसार अवस्था ट्रांसफर के समय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पश्चनन के लिए 0.54 FCI से 0.37 FCI था। रेखीय परिवर्तन पूर्व तनन के लिए 0.51 FD से 0.44 FCI तक रेखीय परिवर्तन कंक्रीट की सामर्थ्य के अनुसार। सर्विस लोड पर 0.41 FCK से 0.35 FCK तक कंक्रीट की सामर्थ्य के अनुसार रेखीय परिवर्तन। टाइप फर्स्ट अवयव कुछ नहीं, टाइप 2 अवयव टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 न्यूटन पर mm से अधिक नहीं। टाइप 3 अवयव प्रकाल्पनिक तनन सामर्थ्य M30 के लिए 3.2 न्यूटन पर mm² से M50 के लिए 7.3 न्यूटन पर mm² तक सीमांत दरार चौड़ाई के अनुसार। FCI ट्रांसफर के समय घन सामर्थ्य और FCK अभिलाक्षिक सामर्थ्य। टाइप फर्स्ट पूर्ण प्रतिबलित अवयव और टाइप 2 मध्यम प्रतिबलित अवयव। टाइप 3 आंशिक प्रतिबलित अवयव। कंक्रीट में सिकुड़न श्रिंकेज कैसा होता है? कंक्रीट में सिकुड़ने का मुख्य कारण जल सूखने से उत्पन्न आयतन परिवर्तन। देखो, कंक्रीट में सिकुड़न आती है, जैसे हमारे पास ये कंक्रीट के अवयव हैं और हमने ये कंक्रीट जो है डाल दी, किसी प्लेस पे हमने प्लेस कर दी, तो ये इसके ऊपरी भाग पर कुछ ना कुछ सिकुड़न जरूर आती है। तो सिकुड़न का आने का रीज़न क्या है? जल सूखने से क्या है, उसके आयतन में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो कंक्रीट में सिकुड़ने का मुख्य कारण जल सूखने से आयतन परिवर्तन है और सिकुड़न निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सिकुड़न क्यों आती है? एग्रीगेट की मात्रा तथा प्रकार। एग्रीगेट, जो भी आपने एग्रीगेट यूज कर रखा, उसकी मात्रा क्वांटिटी कितनी थी, उसकी प्रकार की। सापेक्ष नमी, वाटर सीमेंट रेशियो WC, और अनावृत रहने का समय। तो जो भी हमारी सिकुड़न कंक्रीट के अंदर आती है वो डिपेंड करती है हमारी वाटर सीमेंट रेशियो पर, अनावृत रहने का समय, सापेक्ष नमी पर और एग्रीगेट की मात्रा तथा प्रकार पर। समृद्ध मिलावे में सिकुड़न अधिक होती है और हाई प्रत्यास्थता गुणांक वाले चट्टानों से निर्मित एग्रीगेट सिकुड़न को रोकने में अधिक सक्षम होते हैं। IS 1343 के अनुसार अधिक डिज़ाइन के लिए रेसिडुअल सिकुड़न विकृति का मान निम्नवत है।
पूर्व त्वरण विधि 3 × 10⁻⁴, पश्च त्वरण विधि 2 × 10⁻⁴/log t+2, जहाँ t बराबर ट्रांसफ़र के समय कंक्रीट की आयु दिनों में। कंक्रीट में क्रीप क्या होती है, पहले ही समझ लें आप। कंक्रीट में आसपास के तापमान पर दीर्घकाल तक कार्यरत प्रतिवर्षकार उत्पन्न प्रगतिशील विकृति को क्रीप कहा जाता है। तापमान पर दीर्घकाल तक कार्यरत प्रतिवर्षकार उत्पन्न प्रगतिशील विकृति को क्रीप कहा जाता है। सिकुड़न तथा क्रीप दोनों का कारण कंक्रीट से जल का बाष्पीकरण है। अब जैसे ही हमारे पास सिकुड़न होती है तो उसमें क्या है, सिकुड़न का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वहाँ से जल वाष्प के रूप में बाहर की ओर निकलेगा। सिकुड़न तथा क्रीप दोनों का कारण कंक्रीट से जल का बाष्पीकरण। अभिकल्पन की दृष्टि से सिकुड़न तथा क्रीप में विभेद को निम्नवत परिभाषित किया जाता है। बाह्य प्रतिबल के कारण उत्पन्न विकृति को क्रीप तथा बाह्य प्रतिबल की अनुपस्थिति में विकृति को सिकुड़न कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेस के कारण उत्पन्न विकृति को क्रीप। आपने कोई स्ट्रेस लगाया, बाहरी स्ट्रेस लगाया, उसके कारण अगर उत्पन्न होता है तो क्रीप, और बाह्य प्रतिबल बाह्य स्ट्रेस की अनुपस्थिति में विकृति को सिकुड़न को श्रिंकेज कहते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर में आपने स्ट्रेस डाला तो उससे उत्पन्न विकृति को हम क्रीप कहते हैं। और अगर कोई हम बाह्य स्ट्रेस नहीं डालते हैं और तो तब सिकुड़न होती है, उसकी व्यवस्था को सिकुड़न कहते हैं, यानी कि श्रिंकेज कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, प्रतिबल का मान, प्रतिबल के कार्यरत रहने का समय, वाटर सीमेंट रेशियो, प्रतिबल लगाते समय कंक्रीट की आयु और एग्रीगेट का प्रकार। तो कंक्रीट में क्रीप को प्रभावित करते हैं एग्रीगेटर का प्रकार, प्रतिबल लगाते समय कंक्रीट की आयु और प्रतिबल वाटर सीमेंट रेशियो। सापेक्ष आर्द्रता, कंक्रीट में क्रीप एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, हालांकि समय के साथ क्रीप की दर घटती जाती है। क्रीप के कारण कंक्रीट पूर्व प्रतिबल का ह्रास होता है। पूर्व प्रतिबल में आई कमी गणना IS 1340 में वर्णित क्रीप गुणांक विधि द्वारा की जाती है। तो क्रीप गुणांक का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, क्रीप गुणांक बराबर अंतिम क्रीप विकृति प्रत्यास्थ विकृति, अंतिम क्रीप विकृति अपॉन प्रत्यास्थ विकृति। क्रीप गुणांक बराबर अंतिम क्रीप विकृति अपॉन प्रत्यास्थ विकृति। क्रीप गुणांक का मान निम्नतम होता है। बल लगाते समय कंक्रीट की आयु 7 दिन तक लगा दें तो क्रीप 2.2, 28 दिन के लिए लगाते हैं तो क्रीप 1.6, 1 वर्ष के लिए लगाते हैं तो 1.1। जैसे समय बढ़ता है तो क्रीप गुणांक हमारा कम होता चला जाता है। अब आता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इस्पात के प्रकार। हाई तरह सामर्थ्य इस्पात,
हाई तनन सामर्थ्य इस्पात। हाई तनन यानी कि उच्च तनन सामर्थ्य इस्पात के प्रकार। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में हाई तनन सामर्थ्य इस्पात के लिए तारों, छड़ों, केबल तथा स्टैंड का यूज किया जाता है। हाई तनन सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इस्पात में कार्बन की मात्रा थोड़ी अधिक रखी जाती है। हाई तनन सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इस्पात में कार्बन की मात्रा थोड़ी अधिक रखी जाती है और हाई तनन सामर्थ्य इस्पात में 0.6 से 0.85% कार्बन, 0.7 से 1% मैग्नीज, 0.05% सल्फर तथा फास्फोरस और सिलिकॉन की अति सूक्ष्म मात्रा होती है। हाई कार्बन इस्पात शाखाओं को गर्म स्थिति में रोल करके छड़ों का निर्माण किया जाता है। ठंडा होने के पश्चात इन छड़ों को व्यास कम करने तथा तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए डाई की श्रृंखला से गुजारा जाता है। निर्मित तारों का टिकाऊपन कम हो जाता है, अतः ठंडे खींचकर निर्मित तारों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनके 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। यह तार 2.5, 3, 4, 5, 7, 8 mm व्यास उपलब्ध है। इन तारों की विशिष्टताएं IS 1785 भाग फर्स्ट और भाग 7 में दे रखी है। 2 से 5 mm व्यास तार के तक के तार 2, 3 या 7 तारों को बटकर बनाए गए स्टैंड के रूप में भी यूज किया जाता है। 2 तथा 3 प्लाई के स्टैंड, 2 से 3 mm व्यास के तार, 7 प्लाई के स्टैंड, 2 से 5 mm व्यास के तारों को निर्मित किए गए जाते हैं। स्टैंड की विशिष्टताएं IS 6006-1983 में दे रखा है। पूर्व प्रबलन में प्रयुक्त हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ छड़ें 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28 तथा 32 mm व्यास में उपलब्ध है। इनकी विशिष्टताएं IS 2090-1983 में दी गई हैं। तो 1983 हमारे पास ये है, ठीक है। तो सामर्थ्य संबंधी आवश्यकताएं। विभिन्न मापों के तारों और छड़ों तथा स्टैंड के अंतिम तनन सामर्थ्य तालिका दे रखी है। भारतीय मानक IS 1343 के अनुसार हाई तनन सामर्थ्य तारों, छड़ों तथा स्टैंड का प्रत्यास्थ गुणांक 210, 200 तथा 195 न्यूटन पर mm²। इस्पात में अनुमेय तनाव प्रतिबल सामान्यतः अंतिम तनाव प्रतिबल अद्भुत प्रूफ प्रतिबल के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। डंडे खींचकर निर्मित तथा ताप उपचारित तारों में प्रतिबल 1785, 19 भाग फर्स्ट 1983। नॉमिनल व्यास टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² प्रतिशत वृद्धि। नॉमिनल व्यास 2.5, टेंसाइल स्ट्रेंथ 210, वृद्धि हुई 2.5। नॉमिनल व्यास 3 mm, टेंसाइल स्ट्रेंथ 1865, वृद्धि हुई 2.5%। नॉमिनल व्यास 4, टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर 17153। नॉमिनल व्यास 5, 1570 4। नॉमिनल व्यास 7, 1470 वृद्धि 6। नॉमिनल व्यास 8 mm, तो इस पर पावर होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी होगी 1375 न्यूटन पर mm²।
तो परसेंटेज वृद्धि 4। इसी तरीके से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ छड़ों के गुण IS 2090 1983। न्यूनतम अभिलाक्षित टेंसाइल स्ट्रेंथ 980 न्यूटन पर mm²। प्रूफ प्रतिबल प्रूफ स्ट्रेस न्यूनतम तनन सामर्थ्य के 80% के कम नहीं। न्यूनतम गेज लंबाई 5.65 एबर्ट टूटने पर लंबाई में वृद्धि 10%। प्रारंभिक त्वरण के समय प्रारंभिक पूर्व प्रतिबल टेंडन वायर के अभिलाक्षित त्वरण सामर्थ्य का 80% अधिक नहीं होता। टेंडन के अभिलाक्षित त्वरण सामर्थ्य 45% से कम नहीं होती। तो ये कुछ टेंडन्स वायर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखा रखी है। और यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के प्रकार दिखा रखे हैं। और कंक्रीट में क्रीप जो है सापेक्ष आर्द्रता, प्रतिबल का मान, प्रतिबल की कार्यरत रहने का समय और वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, किस प्रकार का आप एग्रीगेट यूज़ करते हैं। कंक्रीट में मैंने प्रतिबल दिखाया था और यहाँ पे कुछ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होगी, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का जो दवा वो कम समय में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्राप्त करने की क्षमता रखती है। कंप्रेसिव कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेसिव में ही सबसे ज़्यादा लोड बेयर कर सकती है। टेंसाइल में कंप्रेसिव का 1/10 भाग करती है। साधारण कंक्रीट की तुलना में अधिक त्वरण सामर्थ्य, न्यूनतम सुबलन तथा क्रीप अभिलक्षण और उच्च यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो ये इस तरीके से हमने पूर्व परिवर्तित कंक्रीट के लाभ बताए आपको। और कहीं ना कहीं ये RCC के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है RCC स्ट्रक्चर के। तो RCC स्ट्रक्चर से अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की नीड होती है तो मैं इसकी बहुत जल्द आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास PDF फाइल में भेजूँगा। और अभी मैंने RCC का एक टेस्ट किया है। अभी मैं 5 तारीख तक तुरंत एक दूसरा टेस्ट भी लेने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इसके लिए रेडी रहें। तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो RCC स्ट्रक्चर का अगर आप सिलेबस देखें तो लगभग 75 हमने इसको कवर कर दिया है। बाकी जो भी बचा है वो हम 15 जुलाई तक उसको भी पूरा करेंगे। तो आप अपने लेवल पे जो भी RCC स्ट्रक्चर का सिलेबस है उसकी स्टडी करें, कहीं ना कहीं बुक भी परचेज करें और ख़ास तौर पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर कंसंट्रेट करें। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बनने का आ रहा है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी अपनी पकड़ को बनाए रखें। थैंक यू क्लास। इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे।